अजमा साहिबा, चौधरी बरादरान हमें एक तोहफा दे गए 1122 का। यस। और हमें शरीफ बरादरान से क्या तोहफा मिला? देखिए, शरीफ बरादरान ने बहुत कुछ दिया और 1122 आज जो है उसमें शरीफ बरादरान का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप पिछले दौरे हुकूमत की बात करें कि 1122 को जितनी एक्सपेंशन पिछले 5 साल में बल्कि 10 साल में मिली है शहबाज साहब के दोनों अदवार में, वो इससे पहले नहीं थी। हालांकि चौधरी साहब ने पिछले दिनों गिला भी किया कि 10 सालों में वो फंड्स नहीं दिए गए। चौधरी साहब स्पीकर है ना, वो कुर्सी पे बैठ के अनइंटरप्टेड जो दिल चाहता है वो कह लेते हैं, और हम चूंकि नीचे बैठे होते हैं, हम उनको टॉक शो में तुम्हारे साथ आते नहीं कि हम बैठ के उनके साथ जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। देखिए, बात ये नहीं है, जो ये कोई भी अच्छा काम कोई गवर्नमेंट करे उसको आगे चलना चाहिए। ये जो हमारे मुल्क में रिवायत है ना कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो अच्छे काम को रिवर्स कर देती है। बिल्कुल आपकी एक तो पब्लिक मनी बहुत सारी जाया होती है, फिर वो इनिशिएटिव जिससे आम आदमी को फायदा हो सकता है वो उससे वो सफर करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी भी मेरे ख्याल में जो हमारी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये अदारा अभी भी थोड़ी सी माली मुश्किलात से दो चार नहीं जी, मैं समझता हूँ कि आई थिंक ये कोई सियासी सर्विस नहीं है, और कुछ थे शुरू में थोड़े से प्रॉब्लम, बट अब माशाल्लाह सारी गवर्नमेंट ने इस बार काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो हमारी थी, अब 250 एम्बुलेंसेज जो चेंज होनी थी वो हो रही हैं। हेलीकॉप्टर भी आ गया। फिर इसी तरह से उसकी फिजिबिलिटी पे इस वक्त काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर वो होता है और उसकी फिजिबिलिटी बनती है तो उसको जरूर डेफिनेटली हम ऐड कर रहे हैं। 1122 की कभी जरूरत पड़ी आप लोगों को? अल्लाह रहम करे। लूट है सर्विस को। मेरे घर में आग लगी नौकरों की नेग्लिजेंस की वजह से। मेरी वालिदा माजूर हैं और मैंने फटाफट अपनी वालिदा को चौकीदारों की मदद से बाहर निकलवाया। उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि मैं 1122 को फ़ोन करूं। मुझे यकीन नहीं था कि 1122 आएगी, मुझे था कि मेरा घर अब अल्लाह के हवाले है। जैसे सेकंड्स में 112 पहुंची है और वो आग को उन्होंने किचन से निकलने नहीं दिया और मेरा घर जलने से बच गया। वाह वाह वाह। मैंने कई प्रोग्राम्स में सर्विस का शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है किसी ने कुछ तो किया कि आज मेरे जैसा बैठ के दुआ दे रहा है कि मेरा घर जलने से बच। हाय हाय वाह वाह। और आग को वैसे भी किचन से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ये आपके दुआओं के साथ और बड़े लोगों की दुआएं, बड़े लोगों की भाई कोविड के दौरान जब अपने साथ छोड़ जाते हैं और करीब कोई नहीं खड़ा होता, तो 1122 की जो सर्विसें हैं, क्या बात है, क्या वी कांट इग्नोर। और अमला भी बड़ा ही इखलाक वाला है और बड़ा केयरिंग। वो लगता है जैसे को अपना रिलेटिव है जिस कदर वो, क्योंकि एक दो हादसा मैंने देखे हैं सड़क मुश्किल वक्त में सिर्फ 4 बोल अच्छे ही आप दे करते हैं, किसी के साथ बोल दें तो बात पूरी हो जाती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी सरकार में कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। अजमा साहिबा कब आएंगे? मियां साहब भी गल कर रहे हैं। मियां साहब जब ठीक हो जाएंगे आ जाएंगे। और कब तक इरादे हैं ठीक होने के? नहीं, इरादे ठीक होने के इरादे नहीं होते। ठीक होना डॉक्टर्स की और उनकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। और जब इमरान खान साहब का बुग्स ठंडा हो जाएगा, उनके हसद में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, बिल्कुल मियां साहब भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, हम ये इस तरह की कन्वर्सेशन से निकल नहीं सकते? जब भी कोई बात करते हैं ना, तो अपने आप को या अपनी गिल्ट को या अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ना हम मुद्दे दूसरों पे डाल के उनको गंदा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये बात आप इमरान खान साहब की पार्टी के लिए कह सकते हैं। मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज। देखिए, पहले भी ऑपोजिशन और हुकूमतें रहती रही हैं, लेकिन ये तरीका के जो मेरे साथ हैं सिर्फ वो हाजी और सादिक और अमीन है, बाकी सब यहाँ चोर डाकू हैं। आप इल्जाम साबित कोई ना कर पाए, आप सिर्फ इल्जाम लगाएं सुबह शाम खड़े होकर। अब इसमें हम क्या करें बताइए? हमें गवर्नमेंट की क्वेश्चन तो करना है, उनकी परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करना है। मेरा किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हम ये ब्लेम गेम से कब निकलेंगे? जब हुकूमत जो है वो अपोजिशन को साथ लेके चलने के लिए तैयार हो जाएगी, जब उसको ये जोम खत्म हो जाएगा कि ये पाकिस्तान सिर्फ उनका है, तब मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, जब सियासी मुखालिफ को गाली देकर तरक्की हासिल करना पीटीआई की और हुकूमत के अंदर एक बेस्ट क्राइटेरिया होगा ना, तब तक ये खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसमें साहिबा वो जब आपकी हुकूमत थी तब भी यही हो रहा था। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा था। आप पिछले 10 साल के हमारे जो दौर है, एक शहबाज साहब वाले 2 पंजाब की हुकूमत और हमारा जो वफाकी हुकूमत थी, किसी एक को चुटकी भी कटी हो, अगर किसी सियासी मुखालिफ को, किसी के ऊपर केस बना हो, किसी को जो है वो चोर डाकू की आपने वो की भी हो। का धरना था खान साहब का। हमने कुछ नहीं कहा, काश उस वक्त कह दिया होता। वैसे मैं अब रिग्रेट करती हूँ, नहीं वैसे हमने भी वैसे उठाया होता इमरान खान साहब को जैसे वो हमारे साथ करते हैं। जो मियां साहब के चाहने वाले हैं, जो उनको प्यार करने वाले हैं, वो इसी उम्मीद में यहाँ बैठे हैं कि कब मियां साहब तशरीफ लाएंगे। और हम यकीनन लीडर साल हर साल बाद जो है लीडर बनता है, और मियां साहब की जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेनज़ीर भुट्टो को, हम जुल्फ़कार अली भुट्टो को, लियाकत अली खान को, कितनों को गवा चुके हैं ना।
तो लीडर बार बार गंवाने के लिए नहीं होते, और इंशाल्लाह ताला उनकी सेहत और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला अनायत फरमाए। वो उनका मुल्क है, उनको यहीं आना है और यहीं पर आकर जो है अपने लोगों के बीच में रहना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में ऐसी फैसिलिटीज़ ज़रूर डेवलप हों कि हमारे किसी भी बड़े आदमी को पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज ना करवाना पड़े। पाकिस्तान से बाहर इलाज कराना टैबू तो नहीं है ना नुमान। और मियां साहब को हुकूमत पाकिस्तान ने अपने बनाए हुए बोर्ड्स की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो बाहर भिजवाया था। फिर हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हों कि ना जाना पड़े, और वो डॉक्टर्स अगर लिख के दें, और सिर्फ सियासतदानों को नहीं बाकियों को भी, डॉक्टर्स अगर लिख के दें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहें कि इलाज नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, इसको हम हाथ नहीं लगाना चाहते, तो फिर उसके बाद मुझे ये बताइए कि क्या अल्लाह के हवाले कर दे जाए? ये एक्सेप्शनल केस हो गया ना जी। से मेरा भी एक सवाल है अज़मा साहिबा से कि जब आप पीपीपी का हिस्सा थी तो तब आप कहती थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं, वो चोर हैं, डाकू हैं। लोगों का ये सवाल है आपसे कि अब आपने अपने बयानात तब्दील कर दिए या अपनी सोच तब्दील कर? नहीं, एक तो मैंने चोर डाकू कभी नहीं कहा, एक वो मेरा क्लिप जरूर है। देखिए, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर हर दूसरे सियासी मुखालिफ को गद्दार, काफिर और एजेंट, और मोहतरमा को भी आपको पता है सिक्योरिटी रिस्क तक कहा गया, और ये हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा था। मैं भी बहुत चुके अर्ली एज में थी और मैं कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग करके आई नहीं थी, और वो एक नैरेटिव उस वक्त ये चल रहा था। अच्छा, हाउ विल यू डिफाइन अ लोटा? जो किसी पार्टी सिंबल पे इलेक्ट होके आए और पार्टी को डिफाई करके दूसरी पार्टी में जाए, दैट इज अ लोटा। दैट इज अ लोटा। अच्छा, आपको मानते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने हमारी आवाम का हाल कुछ इस तरह से कर दिया है कि एक साइंसदान ने मक्खी के दोनों पर काट दिए और मक्खी से कहा उड़ो, मक्खी नहीं उड़ी, तो उस साइंसदान ने लिख दिया अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। डू यू एग्री दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन? आपसे और आपके हुलिये से इतनी मतलब गहरी किस्म की बात मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है भाईजान? क्या? एक पॉलिटिशियन कह रहे मैं बीमार था और कौम की दुआओं से ठीक हो गया। क्यों दुआओं से ठीक नहीं होते? दुआओं से ठीक नहीं होते। उज़मा साहिबा, उज़मी का आपसे सवाल है, ये बताइए जो लंदन में मियां साहब की जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, या तो गाड़ी में बैठते हुए हो रही है, या गाड़ी से उतरते हुए हो रही है, अभी एक और हुई कि नई गाड़ी ले ली उन्होंने, या खाना खाते हुए हो रही है, वो इलाज वाली वीडियोस का। एक तो वीडियोस का बड़ा आजकल शौक है, इसका कौन देख लेते ना उसमें मोबाइल में। मतलब अभी आप तो सादी वीडियोस की बात कर रहे हैं, बहुत सारी और भी वीडियोस का चर्चा पाकिस्तान में जाता है, उसके बारे में आप बात नहीं करते। सर, इस वक्त जो हमारे पास एम्बुलेंसेज है, आर दे कंप्लीटली फुली इक्विप्ड? जी, डू वी हैव वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंसेज एज वेल? ये एक डिबेटेबल पॉइंट रहा है कि हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट रखनी चाहिए, एडवांस लाइफ सपोर्ट पे जाना चाहिए। तो हमारा बुनियादी निज़ाम चूँकि शुरू में नहीं था, तो पहला एफर्ट थी कि हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो एम्बुलेंसेज हैं वो इंश्योर करके तो लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करनी है, ये ना ब्लीडिंग कंट्रोल की वजह से कोई मर जाए, या किसी को कमर की चोट है उसको गलत शिफ्टिंग की वजह सारी उम्र के लिए माजूर हो जाए। तो ये ज़रूरी था कि हम पहले इन चीज़ों को इंश्योर करते, वो हमने किया। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स भी इनमें ऐड किए, और उसके साथ साथ जैसे ही हमारा हॉस्पिटल का हमने यहाँ तक कर लिया था एडवांस स्टेज कि हमारी ECG भी ट्रांसफ़र हो सकती थी टू द हॉस्पिटल। अरे वाह वाह। अब हॉस्पिटल के भी एक्चुअली उस लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस और उसके साथ हमें सैनिटाइज करना है। अब हमने ये किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले में हमने एक ऐसी रेस्क्यू कार्डियक एम्बुलेंस दे दी है जिसमें वेंटिलेटर भी मौजूद है, मॉनिटर्स भी मौजूद होते हैं, उसमें बाकी रिससिटेशन का सारा इक्विपमेंट भी मौजूद होता है, एयरवेज तक आगे ऐसे पेशेंट को, कोई क्रिटिकल पेशेंट को शिफ्ट करना पड़े कोई प्राइमरी केयर फैसिलिटी से कोई स्पेशलाइज्ड केयर फैसिलिटी में जहाँ पे उसकी इलाज की ज़रूरत है, तो उसको हम डेफिनेटली अब कैटर करते हैं। प्लस ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज जब कोविड आया, उसमें अब तक हमने 23-24 हज़ार तकरीबन लोगों को, जिस वक्त कोई करीब जाने को तैयार नहीं था, उस वक्त ऐसे पेशेंट्स को डील करना, रेस्क्यू करना, और जो अप्रोप्रिएट फैसिलिटी वहाँ पे ले जाए। फिर इवन जिस वक्त उसका खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाता था, शहीद होता था, तो उस वक्त भी ले जाने का और कोई हाथ लगाने को करीब नहीं था, उस वक्त भी बरियल के प्रोसेस को भी जाके पूरा करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन उसमें भी रेस्क्यूअर्स ने जिस तरह आगे आके पूरा इस प्रोसेस को किया है, वो बड़ा चैलेंजिंग था। एक फायर सर्विस भी हमने एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं थी, हम एम्बुलेंस सर्विस ही चलाते रहते। लेकिन आज हम देखते हैं कि कौन हेल्प करेगा। अगर वो कॉल करता है कि जी मेरे पास इस वक्त आग लगी हुई है, मेरा कोई बंदा डूब गया है, किसने आके मदद करना है। तो हमने इसको चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए हमने हर बार खुद ट्रेनिंग की, फिर सिखाया और उसको चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो 1,65,000 फायर इंसिडेंट्स पे हमने रिस्पॉन्ड किया और अब तक 450 अरब के नुकसान बचा चुके हैं। अरे माशाल्लाह।